हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि तीसरा चैप्टर है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है। पर पहला जो था वो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, और दूसरा जो चैप्टर है आपका परमाणु संरचना। इस पर हम लोग बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से, बहुत सारे लेक्चर के माध्यम से हम आपको जो है बता चुके हैं। दोनों चैप्टर हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तक पूरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे किए जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जैसे और सारे चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा अच्छे ढंग से, सारी बातों को देखा। इसमें भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। यद्यप चैप्टर बड़ा है, इसलिए छोटे छोटे खंडों में बांटकर इस चैप्टर का अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसा कि आज ये पहला इसका क्लास है, इस चैप्टर का शुरुआत है, इसलिए आज का जो क्लास होगा वो एकदम बेसिक क्लास होगा, इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। लेकिन बहुतायत चीजें इसमें आपको, जरूरी बातें भी आपको बताई जाएंगी। इसलिए आप लोग ध्यान से चैप्टर को देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, जहां आपको लगे उसको नोट भी करते चलिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाते रहिए। जैसा कि बच्चों चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। अगर चैप्टर को देखा जाए तो सबसे पहले यहां पर एक शब्द आ रहा है तत्वों का वर्गीकरण। ये जो है आपका तत्वों का वर्गीकरण। अब यहां पर एक शब्द जो आ रहा है ये वर्गीकरण, इस बात को हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि वर्गीकरण जो है ये क्या है, क्या किस प्रकार से हम वर्गीकरण को परिभाषित करेंगे और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वर्गीकरण की। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। कहने का मतलब आप जानते हो कि वर्गीकरण बंटवारे को कहते हैं। आप सिंपल सा उदाहरण देके आप समझ सकते हैं कि वर्गीकरण जो होता है वो क्या करते हैं, हम अलग अलग जो हमारे पास सामग्री होती है, जो हमारे पास सामान होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बांट के अलग अलग स्थानों पर रखते हैं। आप वर्गीकरण का उदाहरण हर जगह देख सकते हो। आप अपने घर में देख सकते हो, आप अपने विद्यालय में देख सकते हो, आप अपने जीवन में बहुत जगह वर्गीकरण को आप देखते होंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि वर्गीकरण होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहला बात तो है कि वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, अर्थात बंटवारा। सिंपल सी बात है कि वर्गीकरण का अर्थ होता है बांटना या बंटवारा। एकदम बिल्कुल आप स्पष्ट करते चलेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है। तो वर्गीकरण क्या है, बंटवारा, या इसको हम बांटना कहेंगे। अब यहां पर बात आती है कि बांटना या बंटवारा वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्यों है। अब यहां पर क्यों का प्रश्न अगर देखा जाए कि वर्गीकरण क्यों इसकी आवश्यकता होती है, हर चीजों को हम वर्गीकरण क्यों करते हैं। जैसे अगर देखा जाए, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी किताबें हैं आपके पास, मान लीजिए 50-60 किताबें हैं, 70 किताबें हैं या 100 किताबें हैं। तो आप क्या करते हैं, उसको रैक पर आप जब रखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हम उन किताबों को इस तरीके से सजा के रखें ताकि हमें जब जिस किताब की जरूरत हो आराम से हमको मिल जाए। अगर मान लीजिए आपके पास कम ही किताब है, मान लीजिए 3-4 किताबें हैं, तो आप किसी भी क्रम में उसको आप रख देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब आप उसमें से एक कोई निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 किताब है, एक मैथ की है, एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है, एक बायो की है और एक मान लीजिए इंग्लिश की है। ये 4-5 किताबें आपके पास हैं। आप क्या करते हैं कि इसको किसी भी क्रम में आप ऊपर नीचे करके ऐसे करके रख देते हैं, जिसकी जरूरत होती है आप उसको निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 100 किताबें हैं, तो 100 किताबों को एक साथ रख देना क्या होगा, आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। जब उसमें से किसी एक विषय की जरूरत होगी तो आपको हर बार निकालने में परेशानी होगी, पढ़ने में भी परेशानी होगी। यानी जब आप पढ़ाई करना शुरू करोगे तब आपका समय वेस्ट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि वर्गीकरण की जरूरत तब पड़ती है जब किसी चीज की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। मान लीजिए कम संख्या है तो हम किसी भी क्रम में रख देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से उसको ले लेंगे। लेकिन अगर उसकी संख्या बढ़ गई, जैसे
मान लीजिए आप अगर कहीं रह रहे हैं, घर कहीं कमरा लेके रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप वहां पर अकेले हैं, तो आपके पास बर्तन जो होगा बहुत कम होगा। आप उन सभी बर्तन, मान लीजिए एक गिलास है, एक लोटा है, एक कटोरी है, एक चम्मच है, आप उसको किसी भी जगह एक जगह भी रख देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप वही चीज अपने घर में देखें जहां पर 10 लोग हैं, परिवार है, तो वहां पर आप देखते हैं कि जो बर्तन है वहां पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों बर्तन होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, सभी बर्तन को अच्छे से एक जगह, थाली थाली की जगह, कटोरी कटोरी की जगह, गिलास गिलास की जगह, चम्मच चम्मच की जगह, कहने का मतलब सारी चीजें जो एक जैसी चीजें होती है उसको हम लोग एक जगह रखते हैं ताकि हमें आसानी से वो चीज मिल जाए। जैसे मान लीजिए अगर हमको थाली की जरूरत हुई तो हम जाके थाली लिए और चले आए, हमें चम्मच की जरूरत हुई, हम चम्मच जाके चम्मच वहां से ले लिए। तो कहने का मतलब वर्गीकरण की आवश्यकता वहां होती है जहां पर चीजों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो यहां पर हमें समझ लेना चाहिए कि यहां पर चूंकि हम किचन की बात या बुक की बात नहीं करते हैं, तो आपको हम समझाने के लिए बात बताए, यहां पर हम तत्वों का वर्गीकरण करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, इनको बांटा क्यों गया, इनका बंटवारा क्यों किया गया। तो आपको हम बता दें कि शुरुआत में स्थिति क्या थी, जब बहुत पहले, जैसा कि तत्व के बारे में हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि तत्व जैसे आपने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रांसियम, विभिन्न प्रकार के तत्व आपने देखा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे तत्व प्रकृति में इस समय तो लगभग 118 से 120 तत्व के लगभग इस समय खोजे जा चुके हैं, लगभग इतने तत्व हैं। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ कि जब तत्वों की संख्या कम थी, अर्थात देखा जाता है कि जब तत्व कम खोजे गए थे, आप मान के चलिए कि 10-15 तत्व या 10-8 तत्व या 20 तत्व, 25 तत्व, जब तत्वों की संख्या कम थी उस समय भी कई सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन सभी तत्वों को क्या किए कि इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटने की कोशिश की है, बंटवारा करने की कोशिश की है। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि चूंकि अगर मान लीजिए तत्व, मान लीजिए 15 तत्व हैं, 10 तत्व हैं, या अभी अगर देखा जाए तो 120 तत्व हैं, तो अगर 120 तत्व को अगर अलग अलग अध्ययन हम करें तो क्या होगा, हमें पूरा वर्ष लग जाएगा इन्हीं तत्वों के बारे में अध्ययन करते करते। इसलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी कि अगर इनको वर्गीकरण कर दिया जाएगा, इनको बंटवारा इनका कर दिया जाएगा और इनको लगभग इस तरह से बंटवारा किया जाए कि लगभग समान गुण वाले तत्व एक साथ आ जाए, तो किसी एक ग्रुप में अगर किसी एक तत्व का अध्ययन कर लेंगे तो उस ग्रुप में जितने सारे तत्व होंगे वो लगभग वही गुण सब में पाया जाएगा। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों का जवाब आप अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, तो शुरू में तो जैसे कम तत्व थे तो वर्गीकरण की जरूरत नहीं थी, उसको जाना गया, पहचाना गया। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 किताब 4 किताब है तो आप किसी भी क्रम में रख सकते हैं, 3 या 4 बर्तन है तो आप उसको किसी भी क्रम में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, आप पा जाएंगे। लेकिन जब आपके पास संख्या अधिक होती है तो आप उसको क्या करेंगे कि मान लीजिए 100 किताबें हैं तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 ये सभी किताबें हैं, तो आप क्या करेंगे कि जो अलमारी है, मान लीजिए कक्षा 9 की किताब एक अलमारी में रख ली है, 10 की दूसरी में, 11 की तीसरी में और 12 की चौथी में। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको एक वर्गीकरण कर दिया कि अगर कक्षा 9 की किताब की जरूरत होगी तो आप इस रैक में जाएंगे और आप आसानी से उसको पा जाएंगे। लेकिन अगर पता लगा ये 100 किताबें, जितनी किताबें अगर आप इसको इस क्रम में लगा दिए तो आपको क्या होगा, हर बार दिक्कत आएगी, आपको समय भी ज्यादा लगेगा और आपको समस्याएं खड़ी होंगी। ठीक उसी प्रकार से जो तत्व थे, जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई उनको क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि अगर इनको हम वर्गीकरण कर दें, इनका बंटवारा कर दें तो अध्ययन में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, सुविधा होगा, सभी तत्वों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। किसी ग्रुप के किसी एक तत्व का अगर अध्ययन कर लिए तो हमें उस ग्रुप के सभी तत्वों के गुणों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बात यहां पर हो गई कि वर्गीकरण क्यों, छोटी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली ये कहेंगे कि वर्गीकरण जो होता है ये क्या करता है, अध्ययन में जो है क्या करता है, सुविधा लेता है, अध्ययन में सुविधा। मान लीजिए वर्गीकरण अगर हो गया तो पहली चीज तो आप देख रहे हैं कि अध्ययन में सुविधा हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारे तत्व हैं तो उनका अध्ययन हम करने में पूरा साल लग जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, वर्गीकरण कर दिए तो हमको अध्ययन में सुविधा हो गई। इस बात को आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि वर्गीकरण इसलिए किया गया। अब ये तो बात होगी वर्गीकरण क्यों। इसके बाद अब आया कि जब वर्गीकरण जब किया गया तो वर्गीकरण तो ऐसे तो हो नहीं गया कि आज हम लोग जो
टेबल पढ़ते हैं, जो पीरियोडिक टेबल, जो आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी आज हम लोग देखते हैं, ये एक दिन में नहीं आके आज प्रस्तुत हो गया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत समय पहले से ही कोशिश करते रहे और तत्वों को वर्गीकृत अपने अपने तरीके से करते रहे। अपने अपने तरीके से करने का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए बंटवारा करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपने कक्षा 9 की किताब अलग रखा, 10 की अलग रखा, 11 की अलग रखा, 12 की अलग। आपका कोई एक दोस्त है, वो क्या करेगा, फिजिक्स की किताब एक साथ रखेगा, मान लो केमिस्ट्री की किताब एक साथ रख दिया मान लीजिए, और मैथ की किताब मान लीजिए एक साथ रख दिया, तो ये भी इंग्लिश की किताब मान लीजिए एक साथ रख दिया, तो ये भी एक आधार है। कहने का मतलब अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग आधार था और उस अपने अपने आधार पर लोगों ने तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण किया। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक शुरुआत करते हैं कि तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक जो पहला वर्गीकरण डोबे-राइनर महोदय ने किया, कि डोबे-राइनर महोदय किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण किए, उसका अध्ययन आज हम लोग करते हैं। तो आइए आज हम लोग डोबे-राइनर का ट्रिक सिद्धांत पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, ये पहला जो है आप देखेंगे कि तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि डोबे-राइनर महोदय ने प्रयास किया कि तत्वों को कैसे बांटा जाए, कैसे बंटवारा किया जाए, इनका वर्गीकरण किया जाए। तो डोबे-राइनर महोदय ने उस समय जो है कुल 9 तत्व जो ज्ञात थे, 9 तत्व के बारे में इन्होंने क्या किया कि ये त्रिक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। त्रिक सिस्टम क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं हम लोग। यहां पर उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कोई 3 तत्व थे, एक तत्व ए है, बी है, सी, ठीक है। तो ये क्या किए कि 3 अलग अलग 3 तत्वों का क्या किए, एक जोड़ा बनाए, समूह बनाए। तो इसमें क्या हुआ, और इनको जो है तत्वों को जो है इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को उन्होंने रखा, 3 तत्वों को रखा। तो चूंकि उस समय कुल 9 तत्व थे, इन्होंने 3 तत्वों का मान लीजिए 3 त्रिक इन्होंने बनाया। 3 मान लीजिए 3 इसमें थे, 3 इसमें थे, 3 इसमें थे। और किसके आधार पर इन्होंने कैसे रखा, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को इन्होंने रखा। तो रखने के बाद इन्होंने देखा कि जो पहला तत्व था और तीसरा तत्व था, इन दोनों पहला और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान था, मान लीजिए पहले तत्व का द्रव्यमान मान लीजिए Ma और तीसरा जो था वो Mc मान लीजिए, इन दोनों तत्वों के द्रव्यमान का जब औसत निकाला गया तो वो लगभग किसके बराबर था, B के, यानी बीच वाले तत्व के बराबर था। कहने का मतलब उन्होंने जो 3 तत्वों का जो एक समूह बनाया, उसको तो उन्होंने क्या कहा, त्रिक। ये त्रिक याद रखिए, त्रिक इसलिए कि 3 तत्वों का उन्होंने समूह बनाया था और तीनों तत्वों को क्या किया, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के जब बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखा। तो इन्होंने देखा कि जो पहला तत्व है और तीसरा तत्व है, तो पहले और तीसरे तत्व का जब जो द्रव्यमान था, परमाणु द्रव्यमान था, उसका जो औसत निकाला गया वो बीच वाले के बराबर था। तो 3 तत्व जो इन्होंने उस समय इन्होंने 3 त्रिक बनाया था, उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने क्या था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पहला त्रिक बनाए। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। इसके बाद जो तीसरा त्रिक बनाए थे, उन्होंने बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 तत्वों का उन्होंने पहला त्रिक, दूसरा त्रिक और तीसरा त्रिक उन्होंने बनाया। तो इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखा था। ये इनका द्रव्यमान क्या होता है, इसका 7 है, इनका 23 है और इनका 39 है। ये है इनका 40 है, कैल्शियम का 40, स्ट्रांसियम का 88 और ये है आपका बेरियम का 137। इसका क्लोरीन का 35.5 द्रव्यमान संख्या, ब्रोमीन का जो है 80 और आयोडीन का 127। याद रखिए। तो इन्होंने क्या किया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक त्रिक बनाया,
कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम का एक ट्रिक बनाया, और जो तीसरा ट्रिक था वो उन्होंने क्या बनाया, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। और इन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए पहला और तीसरा, अर्थात पहले और तीसरे का द्रव्यमान क्या था, 7 + 39/2, तो ये लगभग और लगभग किसके बराबर था, 23 के बराबर था, अर्थात बीच वाले के बराबर था। ऐसे ही जब इन्होंने इसमें किया पहले, और 40 और 137, इसका जब इन्होंने औसत निकाला तो ये लगभग 88 के लगभग, यहां पर लगभग आप लिखेंगे, पूरा पूरा तो नहीं लेकिन लगभग ये जो है बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर था। यही हाल तीसरा भी था, अर्थात 35.5 + 127/2, ये लगभग और लगभग ये किसके बराबर था, 80 के इर्द गिर्द था, अर्थात ब्रोमीन के इर्द गिर्द था। तो ये बातें इन्होंने देखा कि जो उस समय ज्ञात कुल 9 तत्व थे, तो 9 तत्वों को इन्होंने 3 त्रिक बनाया, और तीनों जो तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो इन्होंने पाया कि जो पहला और तीसरा तत्व है, इनके द्रव्यमान का जो औसत है वो बीच वाले तत्व के लगभग बराबर होता है। तो ये बहुत दिन तक इनका सिद्धांत चला, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जब और सारे तत्व खोजे गए, 9 से ज्यादा भी तत्व आए, बहुत सारे तत्व जब धीरे धीरे 2-4 बढ़ने लगे, तो इनका ये जो सिस्टम था, त्रिक सिद्धांत, ये धीरे धीरे फेल होने लगा। अर्थात ये डुबेराइनर महोदय क्या हो गए, फेल हो गए। इनकी बात बहुत दिन तक चल नहीं पाई, क्योंकि इन्होंने जो बताया था कि पहला और तीसरे तत्व की द्रव्यमान संख्या का जो औसत होगा वो बीच वाले के बराबर होगा, तो ऐसा आगे चल के ये नियम फॉलो नहीं किया गया, इसलिए डुबेराइनर का त्रिक सिद्धांत जो है क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये बातें कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, डुबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसमें लिख सकते हैं कि डुबेराइनर ने उस समय के ज्ञात 9 तत्वों को 3 अलग अलग त्रिक बनाकर इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखा, और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखा, तो पहला और तीसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान का जो औसत था वो लगभग बीच वाले के बराबर था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि ये 3 त्रिक तो इनका ठीक चला, लेकिन इसके बाद जो तत्व खोजे गए उसमें इनका ये त्रिक सिद्धांत फेल हो गया, और डुबेराइनर महोदय क्या हो गए, फेल हो गए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये था आपके पहला प्रयास तत्वों के वर्गीकरण करने का, वो था डुबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। आइए हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग एक दूसरा पढ़ते हैं, जो दूसरा प्रयास था। चलिए, ये डुबेराइनर का त्रिक सिद्धांत था। इसके बाद जो है, जो अगला प्रयास तत्वों के वर्गीकरण को लेके आया गया, वो था न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसको भी देखते हैं हम लोग, क्या था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम भी क्या था, तत्वों के वर्गीकरण का एक प्रयास था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आज हम लोग जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वो एक दिन में नहीं बना, उसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर तत्वों को वर्गीकरण करने की कोशिश की, अपनी अपनी तैयारी की, लेकिन धीरे धीरे कुछ उसमें फेल हुए, कुछ पास हुए। आगे बढ़ते आज हम लोग जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी जो आज पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं वो शुरुआत से ही वो चल रहा था और आज हम लोगों के बीच में वो आया है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब उसका समय आएगा। पहले हम उन चीजों की चर्चा कर ले रहे हैं जो शुरुआत में अध्ययन किया गया। जैसे पहला प्रयास डुबेराइनर का था जो कि फेल हुआ। दूसरा प्रयास आप देख रहे हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था। क्या था, उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने क्या कहा कि जो उस समय तत्व तो थोड़ा ज्यादा खोज लिए गए थे, ज्यादा तत्व थे, लेकिन उन्होंने क्या किया प्रयास, उन्होंने भी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। याद रखिएगा कि इन्होंने भी तत्वों को किस क्रम में सजाया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। जैसे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था, वैसे न्यूलैंड ने भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा। ये याद रखिएगा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने रखा। तो इन्होंने देखा कि मान लीजिए जो तत्व थे, अर्थात इन्होंने देखा कि कुछ तत्व, जैसे मान लीजिए तत्व ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने मान लीजिए इन्होंने इस तत्वों को परमाणु द्रव्य, मान लीजिए ये सारे तत्व थे, इनके स्थान पर हम तत्वों के नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए लिथियम, ऐसा लिख लें लिथियम, ये
यहाँ पर है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये चाहे ए बी मिटा ही दीजिए, तत्वों को डायरेक्ट आप लिखिए कि ये तत्व थे। इसके बाद उन्होंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने रखा। आप देख रहे हैं कि सभी तत्व इसका परमाणु भार इससे ज्यादा, इसका परमाणु भार इससे ज्यादा, इसका इससे ज्यादा, यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को सजाया। तो इन्होंने जब तत्वों को सजाया तो देखा कि जो हर 8वां तत्व था, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, तो हर 8वां तत्व जो था वो पहला और 8वां वो एक समान गुणधर्म वाला था। जैसे कहीं से भी आप पहला शुरू कर दें, मान लीजिए पहला यहां शुरू कर दें, तो पहला ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी ये दोनों तत्व, यानी हर 8वां तत्व जो था वो क्या था, लगभग समान गुणधर्म वाला था। कोई भी तत्व मान लीजिए यहां से पहला शुरू करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो ये देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हर 8वां तत्व तो समान गुणधर्म वाला था। इसको इन्होंने एक संगीत की प्रणाली पर इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए संगीत का जो धुन होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब नी के बाद फिर क्या आ जाता है सा, सा, रे, गा, मा, देख रहे हैं, पा, धा, नी। ये आप देख रहे हैं जैसे संगीत का जो धुन होता है कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब सा तो फिर से 8वें नंबर पे फिर से सा से शुरू हो जाता है। कहीं से भी आप शुरू करेंगे तो 8वां जो तत्व मिलता है वो लगभग समान गुणधर्म वाले मिलता है। तो इन्होंने भी ये बात बताई कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है तो हर 8वां तत्व जो होता है वो लगभग समान गुणधर्म वाला होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कहीं से भी 8वां ले ले, यहां से भी 8वां लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तत्व जो है बोरान और एल्यूमिनियम एक समान गुणधर्म वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे लिथियम, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम और सोडियम ये लगभग समान गुणधर्म वाले होंगे। यहां से एक लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन और सिलिकॉन ये लगभग समान गुणधर्म वाले होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो हर 8वां तत्व जो होता है वो लगभग समान गुणधर्म वाला होता है। और दूसरी बात इन्होंने जो बताया कि जो तत्वों को जिस प्रकार से संगीत का जो सिस्टम था, प्रणाली था सारे गामा, उसके आधार पर इन्होंने व्याख्या किया। बहुत ही बढ़िया, काफी दिन तक प्रचलन में था न्यूलैंड का ये अष्टक नियम, बड़ा ही लोकप्रिय रहा, लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़े और बहुत दिन तक चलता भी रहा। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि जब अक्रिय गैसों की खोज हुई, अक्रिय गैस कौन से थे, जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, अर्थात इनकी खोज जब हो गई तो कहीं क्या हुआ कि ये न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया, फेल होने लगा। और ये जाके देखा जाता है कि कैल्शियम तक ही जाके ये माना गया, अर्थात कैल्शियम 40 तक ये सिस्टम माना गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू हुआ। लेकिन अक्रिय गैस के खोजे जाने के बाद, या यूं कह ले कि कैल्शियम 40 के बाद ये नियम फिट नहीं बैठा और डोबेराइनर की तरह न्यूलैंड महोदय भी क्या हो गए, फेल हो गए। तो कहने का मतलब फेल तो हुए लेकिन बहुत दिनों तक बातें हमें पढ़ने को मिली, अच्छा लगा। और आज भी हम लोग इनको इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आज हमारे आधुनिक आवर्त सारणी की जो नींव पड़ी, उसका कहीं ना कहीं नींव क्या था, आधार यही था। एक दिन में कुछ नहीं हो गया, लोगों ने अपना अपना प्रयास किया, अपने अपने आधार पर किए, इसलिए हम आज कहीं ना कहीं इनको पढ़ते हैं। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर वर्ष लगभग पूछा जाता है, आपसे कोई पूछ सकता है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं सारे गामा। आप याद रखिएगा, आपको याद भी रहेगा, संगीत का धुन है। और इन्होंने बताया कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब हम तत्वों को सजाते हैं तो हर 8वां तत्व जो होता है वो लगभग समान गुणधर्म वाला होता है। बहुत दिन तक इनका प्रणाली चला, इनका सिस्टम चला, इनका चैनल चला, लेकिन आगे चल
चल के जब अक्रिय गैसों की खोज हुई और सारे तत्वों की खोज हुई तो ये सिस्टम उनका फेल होने लगा। फिर 8वां तत्व तो समान गुणधर्म वाला नहीं मिला, तो ये इनका क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम भी फेल हो गया। तो आगे अब हम लोग यहाँ पर आज यहीं पर खत्म करते हैं। इसको आप अच्छे ढंग से, वीडियो को अच्छे ढंग से एक बार दो बार पढ़ के पूरी कहानी की तरह आप याद रखें और इनको अपनी भाषा में अपने आधार पर इनको लिखें और एक अच्छा सा नोट्स बनाएं। डोबे-राइनर का ट्रिक सिद्धांत भी एग्जाम्पल सहित और न्यूलैंड के अष्टक नियम को भी हम इसको एग्जाम्पल सहित अच्छे से इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को ये दोनों वर्गीकरण बच्चों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अच्छे ढंग से नोट्स बनाइए ताकि आपका एग्जाम में सुपर से सुपर परफॉर्मेंस हो सके। थैंक यू सो मच।